हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कीपिंग दैट इन माइंड, टुडे वील सॉल्व 2019 प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ आंसर्स याद कर लें या आंसर सॉल्व कर लें। ऑप्शंस किस तरीके से क्रिएट करें, उस ऑप्शंस के पीछे क्या फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, वो सारे फैक्ट्स भी हमें कवर करने चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो फ्रेंड, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस और उससे एसोसिएटेड लीडर्स राइट हैंड साइड में मेंशन करे गए हैं। आपको करेक्ट पेयरिंग चूज करनी है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। राइट हैंड साइड में है महात्मा गांधी, स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड ईवीआर। ये उस तरीके के क्वेश्चन है जो अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपसे स्किप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या प्रिपेयर करते टाइम हमें इन क्वेश्चन से क्या लर्निंग मिल सकती है। हमें ये जो ऑर्गेनाइजेशंस और इवेंट्स दिए गए हैं वो किस साल में हुए थे वो पता होने चाहिए, क्योंकि उस साल के ऊपर यूपीएससी ने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उस साल में और भी कौन से इवेंट्स हुए हैं वो भी हमें पता होने चाहिए एज एन एस्पिरेंट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की अगर बात की जाए तो इसे महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश किया था 1932 में। इस लीग का बाद में नाम चेंज हो गया था और इसको जाना जाता था हरिजन सेवक संघ के नाम से। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उससे जो एसोसिएटेड लीडर रहेंगे वो महात्मा गांधी ही होंगे। सेकंड मूवमेंट अगर हम देखें, ऑल इंडिया किसान सभा, तो ये 1936 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका कोर थीम था पीजेंट मूवमेंट और इससे एसोसिएटेड जो लीडर थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की अगर बात करें, ये स्टार्ट हुआ था 1925 में। जो लीडर इससे एसोसिएटेड थे उनका नाम था ईवीआर या फिर ईवी रामास्वामी नायकर। इसका कोर थीम था अनटचेबिलिटी। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्टली मैच्ड हैं एक दूसरे से। सो 1 भी करेक्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट एज वेल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1, 2 एंड 3। ऑल 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अच्छा, अब 1932 की अगर बात करें, 1932 में और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो हमें पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट की अगर बात करी जाए जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, उसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था 1932 में। एक और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, 1932 में ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमे मैकडोनल्ड ने। और इसी के बाद हुआ था पूना पैक्ट, जहां पे गांधी ने फास्ट रखा था अगेंस्ट दिस कम्युनल अवार्ड व्हिच वाज गिवन बाय देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमे मैकडोनल्ड। आपको अगर याद हो, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो स्टार्ट हुई थी 1930 से। 1932 की अगर हम बात करें तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था या नहीं? तो उसका आंसर होगा कि कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये सारे स्टेटमेंट्स भी यूपीएससी एक ट्रिकी फॉर्मेट में आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। 1932 कवर करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू 1936। व्हाट ऑल प्रोमिनेंट इवेंट्स हैपेंड इन 1936? तो इकलौता इवेंट जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है वो था पहली ऑल इंडिया किसान सभा गठित की गई थी या फिर एस्टेब्लिश की गई थी। और उससे स्वामी सहजानंद सरस्वती किस तरीके से एसोसिएटेड थे? क्वेश्चन में इस तरीके के ट्विस्ट भी डाले जा सकते हैं। तो जो पहली ऑल इंडिया किसान सभा एस्टेब्लिश की गई थी उसके पहले प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस तरीके से ये एसोसिएटेड थे ऑल इंडिया किसान सभा से। 1936 में और कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स तो ऐसा मुझे खास याद नहीं आ रहा। हालांकि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें एक प्रोविजन था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, यानी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो 1935 में उसको लाया गया था, लेकिन 1937 तक उसको एनफोर्स नहीं किया गया था। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई थी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, उसको एनफोर्स करा गया था 1937 में। तो ये भी 1936 के आसपास था। सो आई थॉट ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू 1925। 1925 की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट या फिर प्रोमिनेंट इवेंट्स विच होल्ड इंपॉर्टेंस एज पर आवर एग्जामिनेशन। तो 1925 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की एम.एन. रॉय ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो जनरली हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलता बट हमें पता होना चाहिए, हिंदुस्तान एसोसिएशन। याद रखिए इस पॉइंट को, हिंदुस्तान एसोसिएशन को स्थापित किया था चंद्रशेखर आजाद ने। ये दोनों ही इवेंट्स 1925 में हुए थे एंड एज एन एस्पिरेंट हमें ये पता होने चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ से एक चीज हमने समझी, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते वो हैं अनटचेबिलिटी। फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फेमस मूवमेंट्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। उसके अलावा पीजेंट मूवमेंट एक ऐसा थीम है जो काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ऑलराइट, अनटचेबिलिटी के ऊपर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे एग्जाम में। मैचिंग वाले स्टेटमेंट्स, मैचिंग वाले क्वेश्चन से हम लोग थीम निकाल सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट साल निकाल सकते हैं और उन सालों में
और कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं वो हम अपने नोट्स में कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एक प्रॉपर तरीका है जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी आर सपोज्ड टू डू। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स रीड आउट द सेकंड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश colonial rule in India, consider the following statements. Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of system of indentured laborers. Second statement, in Lord Chelmsford's war conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. Last statement, consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress यानी INC was declared illegal by the colonial rulers यानी Britishers. तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3 या ऑप्शन 3 ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अब इन सारे स्टेटमेंट्स को एक एक करके एनालाइज करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या गलत है। स्टेटमेंट 1 में बात की गई है इंडेंचर्ड लेबर्स यानी बंधुआ मजदूर। 1915 से पहले की ये बात है। 1915 से पहले महात्मा गांधी थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका भी एक ब्रिटिश की टेरिटरी थी, एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और वहां पे भी इंडियंस एंड बाकी एशियंस के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इंडियन मैरिजेज यानी इंडियन शादियों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। इस सब के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया, इन सारी चीजों का उन्होंने विरोध किया। तो उसी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का नतीजा था कि वहां पे साउथ अफ्रीका में पास हुआ इंडियन रिलीफ एक्ट 1914, और उसी के बाद इंडियन मैरिजेस को वैलिड घोषित कर दिया गया और इंडेंचर्ड लेबर्स को एबॉलिश कर दिया गया, यानी बंधुआ मजदूर के नाम पे जो इंसानों को वहां लाया जाता था उसको एबॉलिश कर दिया गया था। तो ये थी हिस्ट्री स्टेटमेंट 1 की, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने एक्चुअल में काफी बड़ा रोल प्ले किया था इंडेंचर्ड लेबर के प्रोसेस को एबॉलिश कराने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 सही है, तो यहाँ से कौन से ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट किए जा सकते हैं? ऑप्शन सी में स्टेटमेंट 1 नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था कि इंडियंस को रिक्रूट करा जाए वर्ल्ड वॉर के लिए। अब देखिए, जनरली अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और आप अगर एक लॉजिकल गेस मानना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महात्मा गांधी तो वायलेंस के एकदम खिलाफ थे। वो क्यों चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर जैसी चीज में, इतने बड़े युद्ध में इंडियंस को पार्टिसिपेट कराया जाए या इंडियंस को रिक्रूट करा जाए? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ये स्टेटमेंट डाला गया है। यहाँ पे गांधी जी की नेचर का एक अपवाद या फिर एक्सेप्शन माना जा सकता है। गांधी जी ने एक्चुअल में सपोर्ट किया था कि बिल्कुल आने वाले समय में जब अंग्रेजों से हमें अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी होगी, उस मोमेंट पे हमें ये एक्सपीरियंस जरूर काम आएगा, जो ये एक्सपीरियंस इंडियंस आज अगर लेते हैं वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करके। तो गांधी जी बिल्कुल चाहते थे और बिल्कुल सपोर्ट में थे कि इंडियंस को रिक्रूट किया जाए वर्ल्ड वॉर के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब सेकंड स्टेटमेंट कहाँ है, वो सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन डी में है, ये गलत, एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन ए में है, ये भी गलत। दोस्तों आप देखिए, अगर आप एलिमिनेशन की टेक्निक सीख जाते हैं, इस प्रोसेस को आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट आपने पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, आप ऑलरेडी आंसर तक पहुंच गए हैं, क्योंकि बाकी सारे रॉन्ग स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो गए हैं। तो यहाँ से सही आंसर निकल के आया ऑप्शन बी 1 and 3। अब क्योंकि हम लोग एज वी आर प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट इज आवर ड्यूटी टू लुक इनटू एवरी स्टेटमेंट। ऑल्दो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि बाकी सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, फिर भी हम रीड करते हैं और देखते हैं ये क्यों सही है। Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. अब देखिए 1930 की बात है, डांडी मार्च सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था इंडियंस ने, और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था। ये बहुत ही एक लैंडमार्क इवेंट था, तो ये पता होना चाहिए। और रही बात क्या ये क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज के थ्रू कवर किया जा सकता था, तो बिल्कुल ये बिपिन चंद्रा बुक में, जो कि स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको बिपिन चंद्रा में मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब रीड आउट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इज बेस्ड ऑन स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। सेकंड क्वेश्चन, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब देखिए, स्वदेशी मूवमेंट की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री हम रिकॉल करें, 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए शुरू हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा मोटिव था सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भरता। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना स्वदेशी मूवमेंट का एक प्राइमरी एम था। ये कब हुआ? 1905 में। सेकंड स्टेटमेंट बताता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये एस्टेब्लिश की गई थी एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्वदेशी मूवमेंट का प्राइमरी मोटिव था
आत्मनिर्भरता या फिर सेल्फ रिलायंस। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी सेल्फ रिलायंस जरूरी था और उसी रीजन की वजह से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश करी गई थी 1906 में। ये ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आप याद रखिए। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसी साल स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उसके एक साल के बाद यानी 1906 में 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश की गई एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस अचीव की जा सके। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं। लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे। 2019 के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। अच्छा, एक चीज और, इस क्वेश्चन के अगर सोर्स की बात की जाए तो ये भी बिपिन चंद्रा बुक में अवेलेबल है और मॉडर्न स्पेक्ट्रम बुक में भी ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे स्टेटमेंट्स मेंशन करे गए हैं। यानी ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप कवर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जहां तक हमने देखा अभी तक सारा का सारा काम हमारा स्टैंडर्ड बुक से बन जा रहा था। तो चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर।